इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोनीपत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय के धार्मिक कार्यक्रम को किया संबोधित। सीएम बोले, धर्म और संस्कृति की सुरक्षा है सबकी जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, देश में विकास और सुरक्षा पर हो रहा काम। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने विशेष पुरस्कार समारोह में लिया भाग। अल्पसंख्यक छात्रों को मिला सम्मान। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। यह प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सोनीपत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय के धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी धर्म के खिलाफ आचरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सतर्क रहने की बात करते हुए कहा कि धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश करने वालों से सावधान रहना होगा। सीएम ने अपने संबोधन में जोर देते हुए कहा कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हर नागरिक और समाज की जिम्मेदारी है। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया है। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या क्या अधिकार मिल सकता कि हमारी देवतुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे। हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है कि तालाब है उसका संरक्षण करें। भाई, तालाब के माध्यम से केवल वो तालाब जल ही नहीं दे रहा, जल का संरक्षण करने का काम भी करता है। सरप्लस वाटर को संरक्षित करता है, और जब संरक्षित करता है तो वही जल फिर आपके काम आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें राज्य में स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गृह मंत्री का दौरा देवभूमि और गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याणपुर पत्रिका से 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उनके शामिल होने का सौभाग्य है। उन्होंने सभी से ऊर्जा देने और मार्गदर्शन देने के लिए अमित शाह का आभार व्यक्त किया। धामी ने कहा कि
गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में धारा 370, नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी सफलतापूर्वक काम किया गया है। उत्तराखंड इस दिशा में गौरव प्राप्त कर रहा है। गृह मंत्री जी का 2 दिन का देवभूमि उत्तराखंड का प्रवास देवभूमि की दृष्टि से, यहाँ की सनातन संस्कृति की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, और जो हमारा साहित्य है, भाषा है, गीता प्रेस गोरखपुर उसके द्वारा कल्याण पत्रिका के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उस विमोचन समारोह में उनका उपस्थित होना सभी को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ साथ पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा जो दीप जलाया गया था 100 वर्ष पूर्व, उसके भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वेदमयी माता भगवती उनके भी जन्म शताब्दी वर्ष भी है। ऐसे अवसर पर उनका आना और पूरे देश और दुनिया के जो सनातन संस्कृति के वाहक हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, असंख्य करोड़ों लोगों को ऊर्जा देने वाला है। और हम सबका भी उन्होंने यहाँ मार्गदर्शन किया। सभी देवभूमि वासी उनके आगमन से बहुत गदगद हैं, बहुत उत्साहित हैं। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनके फिर आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर चाहे धारा 370 हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, इन सभी पर काम हुआ है और देवभूमि उत्तराखंड को भी ये गौरव प्राप्त हुआ है कि देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बनने का हमको गौरव प्राप्त हुआ है। और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। शुरुआत में जब हम ये कानून बना रहे थे, लागू करने जा रहे थे, तो बहुत लोगों ने, बहुत प्रकार के जो ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था विरोधी लोग हैं, टूल किट्स के रूप में काम करते हैं, अर्बन नक्सल गैंग जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं, वो किसी भी कीमत पर लोगों को इसके प्रति सहज नहीं रखना चाहते थे। अफवाह फैलाने का काम, संदेह पैदा करने का काम उन्होंने किया। लेकिन अब 1 साल जिस प्रकार से हुआ है, महिला सशक्तिकरण का विषय हो, उनकी सुरक्षा का विषय हो या सभी की सुरक्षा का विषय हो, जिस प्रकार से लाखों लोगों ने आज समान नागरिक संहिता में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, वह निश्चित रूप से इन सभी अफवाहें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि देवभूमि से निकली हुई ये गंगा आने वाले समय में सभी को लाभ देगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने गुरुवार एक विशेष पुरस्कार समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता को सम्मानित करना था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने छात्रों को मेहनत और लगन के लिए बधाई दी। त्रिपुरा सरकार का यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और प्रोत्साहन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। কত বড় ইস্যু ছিল, মহিলারা এখানে আছেন, যে অ্যাবলিশন অফ ট্রিপল তালাক, কত নেতা এলো, কত প্রধানমন্ত্রী এলো, কেউ ভয়েও হাত দেয়নি। যে বিষয় আমাদের পার্শ্ববর্তী যে মুসলিম কান্ট্রি আছে, বাংলাদেশে নেই, পাকিস্তানে নেই, এরকম অনেক মুসলিম কান্ট্রিতে নেই, অথচ ভারতবর্ষে আছে। এটার মধ্যে হাত দিলে বিপদ। এবং যেভাবে আমাদের মহিলারা যেভাবে নির্যাতিত হয়েছে এতদিন ধরে, সেখানে হাত দেওয়া যে পুরুষতান্ত্রিক যে একটা বিষয়, সেটাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি সাহস করে এবং বলেছে ভারতবর্ষে কিন্তু রাইট হয়ে যাবে, এখানে মানে ভারতবর্ষে টিকবে কিনা, কিন্তু কোথায় কিছুই হলো না, সেটা তো করলো। এবং আজকে আমরা 50% মহিলা যদি আমরা পপুলেশনের দেখি, সেটা যে ধর্মেরই হোক, যাই হোক, অ্যাজ এ হোল 50%, তারা কিন্তু আজকে তাদের রাইটসটা খুঁজে পেয়েছে। ইভেন যদি কোনো কারণে ডিভোর্স বি হয়, তারপরে কিন্তু তার যে ভরণ পোষণের দায়িত্বই এই যে এর মধ্যে কিন্তু চলে এসে।
370 ধারা 35A অ্যাবলিশন হলো জম্মু এন্ড কাশ্মীর, আপনারা সবাই জানেন। এই নিয়েও কিন্তু কত রকমের কথা যে ভারতবর্ষ টিকবে না। ওখানকার যারা মহিলারা আছেন তারা যদি বাইরে বিয়ে করেন তাহলে তার যে পৈতৃক সম্পত্তির থেকে সে তার যে রাইট সেটা হারাবে, কিন্তু কোথায় কিছুই হয়নি, অ্যাবলিশন তো হলো। তো সত্যের পথে যদি আমরা চলি, সত্য কথা যদি আর স্পষ্টতার সাথে যদি কথা বলি, আমরা দেখেছি এগুলো কিন্তু আলটিমেটলি প্রথম একটু সমস্যা হয়, অনেকের এটা কনফিউশন থাকে, কিন্তু সেগুলো কিন্তু আলটিমেটলি মানুষ বুঝে। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে এমন কাজ করেও না যে কাজগুলো এন্টি পিপল, প্রো পিপল, সে যে সম্প্রদায়েরই হোক সেই সম্প্রদায়ের জন্যই কাজটা করে। আজকে আপনারা ভাবুন যারা এই মহিলারা আছে কত আশীর্বাদ করবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি। এটা বিশাল একটা বিষয় যে যেভাবে ওনাদেরকে প্রটেক্ট করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি। এটা সোশিয়াল যেটা চেঞ্জ, এটা রিফর্ম, স্বাধীনতার পরে কেউ একটা সাহসই করেনি, সেটা আজকে হওয়ার সুবিধা। আজকে কিন্তু তার যে মুসলিম উইমেন যে প্রোটেকশন অফ রাইটস অন ম্যারেজ অ্যাক্ট 2019, একটা বিরাট বিষয়, যেটা আমি বলবো যে এটা আনকনস্টিটিউশনাল। এটা অর্ডিন্যান্স করে আগে যে করেছিল অর্ডিন্যান্সের পরিবর্তে সেটাকে আইনে পরিণত করা হয়েছে। তো আজকে আমরা তার সুফল পাচ্ছি। আমরা ওয়াকফ বিলের কথা আমরা জানি, 2025-এ ওয়াকফ বিল নিয়ে কি, ওয়াকফের জায়গা নিয়ে কিভাবে আমরা দেখতাম যে ওয়াকফে যেভাবে দান করা হয় আমরা সবাই জানি, কেন আপনারা সবাই আছেন, কিন্তু এই দানকৃত যে জমি সেটাকে নিয়ে অনেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছিল। এবং এর মধ্যে যে ট্রান্সপারেন্সি এনেছে, আজকে প্রথমে যারা এফেক্টেড এবং এই সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তির হাতে কিন্তু হাতের মুঠোই ছিল এগুলো সব জায়গায়, এবং তারাই লিডার ওই সব জায়গায়। এবং যেহেতু ওরা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, নিচের যারা আছেন তাদেরকে ভুল বুঝাতো, এবং সেই জায়গায় আজকে কিন্তু এই রিফর্ম, এতে করে যে ট্রান্সপারেন্সি, এফিসিয়েন্সি আজকে ওয়াকফ বোর্ডে চলে এসছে। সেখানে ওয়াকফ বোর্ডে আগে মেয়েদের প্রবেশেই নিষেধ ছিল, মেয়েদেরও সেখানে মাইনরিটি, সেখানে তাদেরও আজকে ওয়াকফ বোর্ডে তাদের অন্তর্ভুক্তি করার যে ব্যবস্থা করেছে। একের পর এক যে রিফর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কিন্তু আজকে এখানে 2011 সালের যে লোক গণনা হয়েছিল আদমশুমারি, সে অনুযায়ী যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ত্রিপুরাতে 16.42% আছে। এর মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা হচ্ছে 6,03,239 জন, অর্থাৎ জনসংখ্যার 8.60%। এখন নতুন করে আবার সেই সেই আদমশুমারি আবার শুরু হচ্ছে, তাহলে বোঝা যাবে এক্সাক্ট পপুলেশনটা কত। কিন্তু এখন অবধি আমরা এই যে 2011 যে সেন্সাস হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে আমি সংখ্যাটা আপনাদের সামনে রাখলাম। এই যে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর, এখানে আজকে খুব ভালো লাগলো যে এই নামগুলোর কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে, যে সংখ্যালঘু কল্যাণ, মানে সংখ্যালঘুর বিষয়ে কল্যাণ করতে হবে, সেই জন্য একটা দপ্তর। আবার সংখ্যালঘুর উন্নয়ন, তাদের উন্নয়নও করতে হবে। নামেও কিন্তু এক এক সময় যে এইমস এন্ড অবজেক্টিভ সরকারের, সেটাও কিন্তু বোঝা যায়। আর এটা শুধু কথায় কথায় নয়, কিছু ডাটা আমি দিলাম তার জন্য না, আমরা দেখেছি এগুলো কিন্তু আগে কিন্তু আমরা অন্ততপক্ষে আমাদের ত্রিপুরাতে 2018-তে আমাদের সরকার, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর, আপনারা জানি না অনেকে বুঝছেন কিনা, যে অনেক কিন্তু কমফোর্ট ফিল হচ্ছে, অনেক যে একটা আইনের শাসন এখানে হচ্ছে, এখানে কোথাও যাওয়া যেতে পারে। এবং গতানুগতিক
যেভাবে এত বছর বছরের পর বছর যেভাবে জীবনযাত্রা চলছিল এবং এর উপর ভিত্তি করে এইভাবেই চলবে আমরা ধরে নিয়েছি। আজকে এখানে শুধু না, আমি অনেক জায়গায় যেমন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মেয়েদের, আজকেও এখানে দেখবেন মেয়েদেরই বেশিরভাগ কিন্তু এখানে পুরস্কার ওরা পেয়েছে। আমি নিজে বিভিন্ন জায়গায় যখন পুরস্কার দেই সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু ছেলে মেয়ে তারা আজকে উঠে আসছে। এই যে উন্নয়ন যে হচ্ছে এটা কিন্তু দেখা যায় এটা, এবং এর মধ্যে একটা আনন্দ কিন্তু একটা আছে, একটা আত্মতৃপ্তি আছে যে এই যে সব শ্রেণীর সব স্তরের সব যে গোষ্ঠী আছে, সেখানে জনজাতীয় হতে পারে, সংখ্যালঘু হতে পারে, সেখানে বাঙালি হতে পারে, যাই হোক মানে সব ধরনের লোক যখন আসে তখন কিন্তু মনে হয় যে এই যে উন্নয়নের যে ধারা, যে প্রতিটা মানুষের কাছে যে যাওয়া এবং তাতে করে তারা যা উঠে আসা, সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং এই কল্যাণ দপ্তরের मेरठ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्थापित किया गया है। सीएम ने कहा कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ने नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है। प्रदेश सरकार ने हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, जनपद स्तर पर स्टेडियम और ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस संस्कृति को ऊंचाई दी है। खेलो इंडिया, खेलो फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ने जहां एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण मेरठ में हो रहा है। मेरठ क्रांति की धरा है। मेरठ ने स्वाधीनता आंदोलन में देश की आजादी के लिए एक नेतृत्व दिया था, और मेरठ ने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को अपने जनपद का प्रोडक्ट भी बनाया। तो स्वाभाविक रूप से मेरठ का सबसे अधिक अधिकार बनता था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे, और इसीलिए हम लोगों ने यहां पर सरधना में गंग नहर के किनारे 90 एकड़ क्षेत्रफल में, जिसमें अभी 10 एकड़ और हम देने जा रहे हैं, यानी 100 एकड़ क्षेत्रफल में प्रदेश के इस पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का शुभारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्य शुभारंभ हुआ था, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए पहले चरण में सरकार ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं, और पहले चरण का कार्य यहां पर मार्च में संपन्न होगा। सेकंड फेज के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक के कुछ नए प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहां पर दिए हैं, जिसको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे कहा है। और मेरा अनुमान है कि 31 मई 2026 तक फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड के सभी कार्यों को हम आगे बढ़ा सकेंगे। अगस्त 2025 में यहां पर स्पोर्ट्स
यूनिवर्सिटी का अपना पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में इस विश्वविद्यालय की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन नए सत्र में यह विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कैंपस में आ जाएगा। इसके उपरांत यहां पे 12 रूटीन के जो हमारे खेल हैं उनके साथ ही जो परंपरागत अन्य खेल हैं ऐसे 6 उनको भी शामिल करते हुए 12 ऐसे अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए स्पोर्ट्स को लेकर के यहाँ पे पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के जुड़े हुए पाठ्यक्रम और इस फील्ड से जुड़े हुए शोध के पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय में प्रारंभ होंगे। हम लोगों का प्रयास है कि विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास बने, भारत की खेल सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर ले जाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सके। और इसके लिए अभी से विश्वविद्यालय के सामने टारगेट भी दिया गया है, क्योंकि एक और केंद्र और राज्य सरकार खेल और खेल संस्कृति को तेजी के साथ आगे प्रोत्साहित कर रही है। विश्वविद्यालय को बहुत स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि अच्छी फैकल्टी तैनात हो, पूर्व खिलाड़ियों को कोचेज के रूप में उनकी सेवाओं को यहां पर लिया जाए, एक नई खेल संस्कृति को हम बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उपयोग कर सकें। एक और इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुआ है। दूसरा, विश्वविद्यालय को केंद्र बना करके हर एक कमिश्नरी में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी बने, इस दिशा में भी यह प्रयास सरकार के स्तर पर आगे बढ़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल के प्रति यहां के बालक और बालिकाओं में बहुत अच्छी रुचि है। अनेक ओलंपियन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से देश के लिए मेडल जीतते हैं। उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनके उत्साह को देखते हुए हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि जो प्राइवेट खेल एकेडमी खेल के प्रोत्साहन के लिए कार्य करेंगे, उन प्राइवेट खेल एकेडमी को भी हम यहां पे खेल के उन एकेडमी को संचालित करने में भी राज्य सरकार अपना सहयोग करेगी। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर बना यह राज्य विश्वविद्यालय खेल और खेल संस्कृति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप में आगे बढ़ाने, विकसित भारत में खेल और खेलकूद के पाठ्यक्रम भी विकसित भारत के अनुरूप दिखाई देंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर एक कार्य योजना आगामी बनाई गई है। आज विश्वविद्यालय ने अपना लोगो, अपना फ्लैग और विश्वविद्यालय की अपनी एक यूनिफॉर्म आज यहां पे लॉन्च की है। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय करेगा। यहां पर उस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और आने वाले समय में यह और एक नई ऊंचाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदेश। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में युवाओं और खिलाड़ियों के साथ बजट से पहले सलाह मशविरा किया। इस बैठक का उद्देश्य था विभिन्न स्टेक होल्डर के सुझाव जानना, ताकि हरियाणा का आगामी बजट जनहित और विकास पर आधारित हो। मुख्यमंत्री ने युवाओं और खिलाड़ियों से भी सीधे संवाद किया, उनके महत्वपूर्ण सुझाव और अपेक्षाओं की सुनी। मंथन चल रहा है,
आज हमारे लगातार जो बजट पूर्व परामर्श को लेकर के अलग अलग स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं। लगातार हमने इंडस्ट्री के लोगों से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों से, हमने महिला उद्यमियों से और महिलाओं से, और हमने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे, हमने स्टार्टअप से, आज युवाओं से, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से, एग्रीकल्चरिस्ट से, किसानों से, एफपीओ से, हमारे प्राकृतिक खेती वाले किसानों से और हमारे प्रगतिशील किसानों से, और उसके साथ साथ हमने आज विभिन्न संगठनों से भी आज हम बजट पूर्व परामर्श उनसे सुझाव ले रहे हैं, ताकि ये बजट, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का बजट हो और उनके अनुरूप ये बजट हरियाणा प्रदेश के विकास के ऊपर खर्च हो। उसको लेकर के विभिन्न हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं। हर वर्ष उनके सुझाव आते हैं और उन सुझावों को हम बजट में शामिल करते हैं, उसके अनुरूप बजट को हम तैयार करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, आज युवाओं के आए हैं, युवाओं ने अच्छे सुझाव दिए हैं और मैं यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर युवाओं के साथ रूबरू हुआ था। हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी युवा यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं और हमारे जो स्टार्टअप्स थे उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। तो उन सब को हम शामिल करते हुए एक हरियाणा की जनता के अनुरूप ये बजट प्रस्तुत हो, उसके लिए काम करें। युवा ट्रेड को लेकर ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की है। मध्य प्रदेश के सागर में ननावली में विधायक प्रदीप लारिया ने बुधवार को सनोधा स्थित बेबस नदी के पावन तट पर आयोजित ऐतिहासिक मकर संक्रांति मेले में हिस्सा लिया। यह मेला केवल उत्साह नहीं बल्कि बुंदेलखंड की गहरी आस्था, प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा और जीवंत ग्रामीण संस्कृति का महापर्व है। दरअसल सागर जिले के सनोधा में मकर संक्रांति मेले का आयोजन किया गया। मेले में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक लारिया ने कहा कि मकर संक्रांति अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देती है। उन्होंने जोर दिया कि ननावली विधानसभा में सड़क, जन सुविधा और सुरक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत भी जीवंत है। विधायक लारिया ने मेले का भ्रमण कर क्षेत्रीय जनता और व्यापारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उनकी सहज कार्यशैली और जनता के प्रति जुड़ाव देखने को मिला। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए बने रहे 524 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।